जसिंता झारखंड की रहने वाली एक आदिवासी महिला हैं जो कई सवालों को अपनी कविता में रेखांकित करती हैं। वैसे तो इस कविता संग्रह का नाम है ईश्वर और बाजार, जो उनके इसके पहले के 2 संग्रहों के बाद तीसरा संग्रह है। इसलिए ज़्यादातर संवाद उनका ईश्वर, बाजार यानी पूंजी और उन सब के बीच मनुष्य के अस्तित्व से इस पूरे संग्रह में आपको मिलेगा। इस संग्रह की कविताएं कई छोर से ऐसा लगता है कि कवि अपनी लोकेशन शिफ्ट करते हुए कविताएं लिखता है। कभी वो आदिवासियों के बीच से आदिवासियों के सवालों को बड़े सवालों से जोड़ते हुए सवाल पूछ रहा होता है। कभी एक कवित्री अपने भीतर के स्त्री से संवाद करती है। कभी एक नागरिक अपने समय से संवाद करता है, उस समय की चुनौतियों से, पूंजीवाद से, बाजार से, धार्मिक सत्ताओं से, और मूल प्रश्न में ये ईश्वर और बाजार का प्रश्न है। इस संग्रह को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि आदिवासियों के प्रश्न क्या हैं, एक महिला आदिवासी के प्रश्न क्या हैं, बाजार में हाशिए पर ढकेल दिए गए समाज के सामने जो मुठभेड़ है उसके प्रश्न क्या हैं, जल जंगल जमीन का सवाल क्या है, प्रकृति से जुड़ाव आदिवासियों का कैसा है, और बाकी लोगों को इस रिश्ते को कैसे समझना चाहिए, देखना चाहिए। इसलिए भी जसिंता के संग्रह को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। यानी पाखंड, अंधविश्वास और ईश्वर और धर्म की सत्ता के सामने तो एक चुनौती देती हुई एक आदिवासी महिला, एक नागरिक, एक आम नागरिक, उसलिए भी ये संग्रह मुझे बहुत प्रिय लगा। और जो मौजूदा सवाल हैं जिन पर आज की डेट में अगर कोई हाशिए के समाज की बात करता है तो उसे जरूर बात करनी चाहिए। उसमें आदिवासी प्रश्न है, जल जंगल जमीन का सवाल है। एक कविता संघर्षों के नाम, एक कविता प्रतिरोध के नाम, एक कविता उम्मीदों के नाम, एक कविता तनी हुई मुट्ठियों के नाम, एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम। जसिंता की अगली कविता का शीर्षक है देवता को क्यों फर्क नहीं पड़ता। देवता, जिसे सिर्फ कुछ लोगों ने अपना तारणहार मान लिया है, वह सबके विकास की बात तो करता है, पर बना रहता है उन्हीं कुछ लोगों का देवता, और निर्दोष आदमियों के मारे जाने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और निर्दोष आदमियों के मारे जाने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल वह आदमी को नहीं पहचानता, वह सिर्फ रंग, धर्म और कपड़ों के बारे में जानता है। उसके पास आंखें नहीं हैं, इसलिए सूंघ सूंघ कर अपना कदम बढ़ाता है। वह जिस फूल पर सवार होकर आता है, उसके खिलने के लिए पानी नहीं, रक्त चाहिए। वह जिस फूल पर सवार होकर आता है, उसे खिलने के लिए पानी नहीं, रक्त चाहिए। इसलिए जिधर से आती है दंगों की गंध, वह उधर ही दौड़ा चला आता है। इसलिए जिधर से आती है दंगों की गंध, वह उधर ही दौड़ा चला जाता है। युद्ध उसे बहुत प्रिय है। वह हिंसा से नहीं घबराता है, इसलिए लोगों की लाश पर अपना कोई भव्य महल बनाता है। वह हिंसा से नहीं घबराता है, इसलिए लोगों की लाश पर अपना कोई भव्य महल बनाना चाहता है। पर आज महल बनाने वाले कारीगर, विश्वविद्यालय के बच्चे, औरतें और बूढ़े निकल आए हैं सड़कों पर ऐसे देवता और उसकी व्यवस्था को खारिज करने, और जहां आदमी आदमी की परवाह करे ऐसा कोई समाज गढ़ने। जसिंता ने कविता लिखी मेरा आदिवासी होना। न साड़ी, न खोपा, न गुदना, न गहना। न साड़ी, न खोपा, न गदना, न गहना, कुछ भी नहीं पहनती, फिर कैसी आदिवासी हो तुम। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ, धरती के करीब रहना ही
आदिवासी होना है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि धरती के करीब रहना ही आदिवासी होना है, प्रकृति के साथ चलना ही आदिवासी होना है, नदी की तरह बहना और सहज रहना ही आदिवासी होना है, भीतर और बाहर हर बंधन के खिलाफ लड़ना ही आदिवासी होना है, और अपने सुंदर होने के सारे चिन्हों के साथ ज़्यादा मनुष्य होना ही आदिवासी होना है। पर किसी के मन में सिर्फ रह गया हो कोई गहना गुदना और कोई नहीं समझ पाता हो क्या होता है आदिवासी होना, तो मैं चाहती हूँ कि बदले समय में नए सिरे से प्रतीकों में फंस गए हर भ्रम को तोड़ देना इसी आदिवासियत के साथ बचा रह सकता है धरती पर किसी आदिवासी का होना। अगली कविता का शीर्षक है मरे हुए लोग। नाजियों के हाथों मरने से पहले लाइन में खड़े अपनी मौत का इंतजार करते लोग पहले से ही मरे होने का नाटक करते, मौत उन्हें मरा जान आगे बढ़ जाएगी यही सोच कर, मौत उन्हें मरा जान आगे बढ़ जाएगी यह सोचकर वह समय उलट गया हो जैसे पहले से ही मर चुके लोग अब जिंदा होने का नाटक करते हैं, पहले से ही मर चुके लोग अब जिंदा होने का नाटक करते हैं, जब ठीक उसी समय उनके सामने एक आम आदमी जाति धर्म रंग और नस्ल के कारण मारा जाता है। चीखें सुनने वाली भीड़ एक लाश को लांघती हुई किसी लाश की तरह दफ्तर की ओर चल देती है। चीखें सुनने वाली भीड़ एक लाश को लांघती हुई किसी लाश की तरह दफ्तर की ओर चल देती है, और हत्यारा मरी हुई भीड़ को चीरते हुए निकल भागता है। एक दिन वह लौट आता है खून से अपने रंगे हाथ धोकर और इसी भीड़ से वोट मांगता है। एक दिन वह लौट आता है खून से अपने रंगे हाथ धोकर और इसी भीड़ से वोट मांगता है। वह जानता है यह भीड़ जीवित बच जाने भर के लिए रोजाना जद्दोजहद करती है, खुद के बचे रहने के लिए चुप रहती है और भीतर से मर चुके लोगों को चुनाव में अपने लिए चुन लेती है। एक दिन वह लौट कर इसी भीड़ को चलाता है, एक दिन वह लौट कर इसी भीड़ को चलाता है और यह सोचकर मुस्कुराता है कि ये चलते फिरते मरे हुए लोग हैं, इन्हें भला कब क्या याद रहता है। और इसे केंद्रित करते हुए मैं आखिरी कविता आपसे साझा कर रहा हूं, पहाड़ और जंगल। हम नहीं जानते थे कैसी होती है कोई सरकार, हम नहीं जानते थे कैसी होती है कोई सरकार, जन्म लेते और होश संभालते ही हमने देखा सिर्फ जंगल और पहाड़। हमें बताओ साहब कैसी होती है सरकार। जंगल पहाड़ हमें साफ पानी साफ हवा पोषण भरा भोजन देते हैं, स्त्रियों को बेखौफ जंगल में घूमने की आजादी देते हैं, पुरुषों को स्त्रियों की तरह थोड़ा लजाना सिखाते हैं। गांव के भीतर डर शब्द भी घुसने से पहले थोड़ा डर जाता है, गांव के भीतर डर शब्द भी घुसने के पहले थोड़ा डर जाता है, और आदमी नहीं जानता है क्या होता है आदमी से डरना। पहाड़ सिखाता है हमें प्यार में डूबकर जीना और जरूरत पड़ने पर इस प्रेम के लिए मर जाना। क्या तुम्हारा समय, तुम्हारा समाज, तुम्हारी सरकार सिखा सकते हैं हमें ऐसा कुछ करना? क्या तुम्हारा समय, तुम्हारा समाज, तुम्हारी सरकार
क्या सिखा सकते हैं हमें ऐसा कुछ करना? क्या तुम्हारे लिए, क्या हमारे लिए तुम्हारी सरकार बचा सकती है जंगल और पहाड़? एक दिन हमने सोचा, चलो कुछ नहीं तो सरकार से एक अस्पताल मांग कर देखते हैं। एक दिन हमने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो सरकार से एक अस्पताल मांग कर देखते हैं। हम जंगल के भीतर एक अस्पताल मांगते रहे, एक अदद अस्पताल मांगते रहे, पर हमारे बच्चे उसके इंतजार में मरते रहे। हमने कहा कोई स्कूल ही दे दो फिर। पर ऐसी भाषा में दो शिक्षा कि बच्चे पढ़कर पहाड़ न छोड़ने लगें, या सुनते ही उनके बचे खुचे स्कूल भी दम तोड़ने लगे। फिर एक दिन सरकार सड़क का प्रस्ताव लेकर आई। हमने कहा 5 फुट से ज्यादा चौड़ी सड़क हमें नहीं चाहिए जंगल को। वह 50 फुट सड़क जबरन देना चाहती थी। हमने शर्त रखी, तुम्हारे साथ आई पुलिस, कंपनी, दलालों की फौज पर पहले जंगल में घुसने की पाबंदी लगा दो, फिर चाहो तो यहाँ चौड़ी सड़क बना दो। यह सुनकर उसने क्या किया? माओवादी, विकास विरोधी कहकर गांव के गांव जेल में डाल दिए। मारा, पीटा, उंगलियां तोड़ दी हमारी, और सफेद कागज पर अंगूठा लगवाया। रात भर इन पहाड़ों ने सुनी हमारी चीत्कार, तो ऐसी है साहब तुम्हारी सरकार। यह जंगल पहाड़ ही हमारे हक हैं, हमारी तरफ सदियों से खड़े हैं, जिसके लिए हमारे पुरखे दुश्मनों से हर काल में लड़े हैं। हम भी इसके लिए हर हाल में लड़ेंगे। यह जीवन भी तो इन्हीं ने दिया है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमने इन पहाड़ों से बेइंतहा प्रेम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ईश्वर और बाजार नामक संग्रह जो जसिंता केरकेट्टा की कविता संग्रह है, इससे मैंने कुछ चुनिंदा कविताएं आपसे साझा की। ये वीडियो आपको कैसी लगी? एक कविता आपके नाम श्रृंखला की इस बातचीत को जारी रखने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? कौन कौन से कवियों को आप सुनना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कविताएं पसंद आई हैं तो इस कविता संग्रह को पढ़िए, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। पढ़ें, पढ़ाएं, पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, ये मनुष्य होने को और हमारे वजूद को बचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और कवि और उसकी कविताओं के साथ।